हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध और उनकी संधियाँ देखेंगे, जो संधियाँ हुई थी, या फिर वेलेजली ने जो संधि की थी उसको देखेंगे। डलहौजी की जो संधियाँ थी उनका क्रम पूछा जाता है। औरंगजेब के भाइयों के बीच में आपस में जो युद्ध हुए थे, छोटे छोटे से युद्ध हुए थे, लेकिन उनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आपने देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी युद्ध, जितनी संधियाँ, जितने युद्ध हुए थे, सभी डिस्कस करेंगे और इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो उसमें जो है इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस या आरओ कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज, और जितने भी हैंड रिटेन नोट्स हैं सब आपको इसी में मिल जाएंगे। सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि की बात करें तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनका क्रम लगाने को, सबसे पहले किसके साथ हुई थी या फिर उसके बाद किसके साथ हुई थी। तो वेलेजली का पहले टाइम पीरियड 1798 से 1805, 1798 से 1805 जो था ये वेलेजली का टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो वेलेजली था, वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत किसने की थी सहायक संधि की? तो एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, डुप्ले, फ्रांसीसी था डुप्ले ने शुरुआत की थी सहायक संधि की। लेकिन जो बड़े तौर पर किसने लागू की थी? तो बड़े तौर पर वेलेजली ने लागू की थी। सबसे पहले किसने सहायक संधि मानी थी, किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले तो हैदराबाद था 1798 में। ये बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने मानी थी सहायक संधि को, और यहाँ पे बेबगत सिद्धांत वाला भी अभी हमें देखना है। तो बेबगत सिद्धांत पहले किसने माना और सहायक संधि किसने पहले माना, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। मान लीजिए एक कहानी बनाते हैं। हैदर नाम का एक व्यक्ति है जिसने किसको तंग कर रखा है? किसको तंग कर रखा है? तो मंसूर नाम के व्यक्ति को। हैदर ने मंसूर नाम के व्यक्ति को तंग कर रखा है। तो हैदराबाद के साथ संधि 1798 में, मैसूर और तंजौर के साथ संधि जो हुई थी वो 1799 में हुई थी। अब मंसूर जो ये तंग हो गया है, तंग होकर कहाँ आएगा? तो अवध सबको शरण देता है तो अवध आ जाएगा। मंसूर जो है भाग के अवध आ गया। कब आया? 1801 में। तो जो अवध के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर अवध ने किए थे वो 1801 में किए थे। अवध आके इनका एक दोस्त बनता है पेशवा। अब मंसूर का जो है एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम है पेशवा। पेशवा के साथ जो संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी। अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में। अब यहाँ पे इन लोगों की दोस्ती से कौन मतलब अवधि में जलने को बरना कहा जाता है। लोग जलन होती है तो बर्न हो गए ये। कौन कौन? बरार और भोसले। बरार और भोसले को जलन हुई तो इनके साथ संधि कब हुई? 1803 में। एक कहानी अगर क्रम पूछा जाए तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग में रहता है तो याद आ जाता है। बरार और भोसले 1803। फिर आता है 1804 में, सबसे लास्ट में, जब ये लोग परेशान हो गए, ये लोग जलने लगे, बरार लोग जलने लगे इनसे, तो भाग के ये लोग कहाँ चले गए? सिंध चले गए। सिंध प्रांत में चले गए, भारत के बाहर। उस टाइम पे पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए ये लोग, सिंध प्रांत में चले गए 1804 में। तो इस तरह से क्रम थोड़ा सा दिमाग में रह सकता है। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, फिर मैसूर और तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, फिर पेशवा के साथ 1802 में, बरार और भोसले के साथ 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में। ये हुई सहायक संधि वेलेजली की। और भी इसने संधियाँ की थी लेकिन सबका क्रम नहीं पूछा जाता। ये जो क्रम है, ये जो ईयर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य संधियाँ जोधपुर के साथ भी की थी, जयपुर के साथ, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सब के साथ की थी। अब एक स्टेटमेंट जो आता है कि किसके साथ नहीं की थी, इन्होंने सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, तो वो थे इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। अब अगला जो आता है वो है डलहौजी का बेबगत सिद्धांत। इसने सबको अपने घेरे में ले लिया था। ये पूरी तरह से अपने में मिला लेता था। डलहौजी जो था बेबगत सिद्धांत के तहत ये सबको अपने में मिला लेता था। तो सबसे पहले जिसने जो है, इसको घेरे की नीति भी कहा जाता है बेबगत सिद्धांत को, सबसे पहले जिसने माना था डलहौजी की इस नीति को था सतारा। अब दोनों यहाँ पे पूछा जाता है कि सहायक संधि को किसने सबसे पहले, वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था, और बेबगत सिद्धांत को सबसे पहले सतारा ने स्वीकार किया था 1748 में। जो सहायक संधि थी उसको हैदराबाद ने कब स्वीकार किया था? तो 1798 में, जो हमने पहले देखा था। अब ये बेबगत सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे भी 8 आएगा, लेकिन 48। सतारा ने कब स्वीकार किया बेबगत सिद्धांत? तो 1848 में। फिर आता है जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर ने कब स्वीकार किया था? तो बेबगत सिद्धांत को 1849 में, एक साल बाद 1849 में। जैतपुर बुंदेलखंड में आता है, संबलपुर उड़ीसा में आता है। फिर बघाट ने स्वीकार किया था। जैतपुर संबलपुर के बाद बघाट हिमाचल प्रदेश का ये हिस्सा था, और ये जब इसने कब स्वीकार किया था? 1850 में। 1848, 1849, 1850। फिर उदयपुर ने कब स्वीकार किया था? यहाँ पे एक ईयर का गैप आ जाएगा। उदयपुर ने 1852 में स्वीकार किया था। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, मध्य प्रदेश वाला एक उदयपुर कहा जाता था इसको, उदयपुर।
तो इसने 1852 में व्यवगत सिद्धांत को स्वीकार किया। फिर झांसी वाला और अवध वाला काफ़ी पूछा जाता है। तो झांसी ने कब स्वीकार किया था? तो 1853 में। झांसी ने कब यहाँ पे डलहौजी की नीति को माना था? तो 1853 में। माना नहीं था बल्कि इम्पोज किया गया था। फिर नागपुर की बात करें तो नागपुर ने इसको स्वीकार किया था 1854 में। झांसी के बाद नागपुर, उसके बाद अवध आएगा। अवध ने 1856 में अवध स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने अपने में मिलाया था, ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। तो सबसे पहले कौन आया था जिसने व्यवगत सिद्धांत को माना था? तो वो था सतारा 1848 में। 1849 में जैतपुर संबलपुर, 50 में बाघाट, 52 में उदयपुर, उसके बाद 53 में झांसी, 54 में नागपुर, फिर 56 में अवध। 56 में अवध। अब कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं और उनके तहत जो जो संधियां हुई थी उसको भी देखेंगे। तो कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। इनसे हमेशा मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है किसके तहत कौन सी संधि हुई थी या उनके ईयर। तो कर्नाटक का युद्ध जो है 3 युद्ध हुए। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध जो है कर्नाटक के युद्ध ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था ये 1746 से 1748 तक चला। 1746 से 1748, 1746 से 1748 के बीच में चला था। अब पहले युद्ध के तहत लास्ट में संधि कौन सी हुई थी? तो वो थी एक्स-ला-शैपेल की संधि। एक्स-ला-शैपेल की संधि जो है पहले कर्नाटक युद्ध के तहत हुई थी लास्ट में। अब पूछा जाता है कि कौन से कर्नाटक युद्ध का कारण भारतीय कारण था, किनका यूरोपीय कारण था? तो पहले का और तीसरे का कारण जो है यूरोपीय कारण था, केवल दूसरे का कारण भारतीय था। तो प्रथम युद्ध जो था इसका कारण यूरोपीय कारण था, वहाँ पे लड़ रहे थे तो यहाँ पे भी लड़ने लगते थे। तो पहले युद्ध की संधि एक्स-ला-शैपेल, और इसी के अंतर्गत पहले कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेंट थोम का युद्ध। 1748 में हुआ था सेंट थोम का युद्ध, जो कि अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। अनवरुद्दीन की तरफ से अंग्रेज थे और फ्रांसीसी सेना अलग से। तो फ्रांस अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन जो यहाँ के नवाब थे वो भी जो एक गुट ले लेते थे, कोई फ्रांसीसी का गुट ले लेता था, कोई अंग्रेजों का। तो ये अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था सेंट थोम का युद्ध। पूछा जाता है किस कर्नाटक युद्ध के तहत हुआ था? तो पहले वाले। फिर अगली जो यहाँ पर अगला जो युद्ध है दूसरा वाला, वो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। पहला था 46 से 48, फिर है 49, एक साल छोड़ के 49 से लेकर 54 तक। और इसमें जो संधि हुई थी वो थी पौंडीचेरी की संधि। पहले में एक्स-ला-शैपेल की संधि, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि दूसरे वाले में, और इसका जो कारण था वो था भारतीय कारण। यहाँ पे जो हैदराबाद के नवाब थे और कर्नाटक का जो नवाब थे, उसमें जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी आपस में। हैदराबाद में अलग लड़ाई हो रही थी, कर्नाटक में अलग लड़ाई हो रही थी। तो इसी का फ़ायदा उठा के अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आपस में कोई एक गुट ले लेता था, कोई दूसरा गुट ले लेता था, और इस तरह से द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है वो हुआ था। अब ये वाला जो पूरी कहानी कर्नाटक युद्ध की अलग वीडियो में भी मैंने कवर की है। पूरा कर्नाटक युद्ध किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध डाल के ब्रेक टाइम क्लासेस उसमें आ जाएगा। अब तृतीय संधि की बात करें, या फिर ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक हुआ था। 2 साल के गैप के बाद जो है 56 से 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, और इसमें जो है पेरिस की संधि साइन हुई थी। पहले में एक्स-ला-शैपेल, दूसरे में पौंडीचेरी, तीसरे में पेरिस। और इसका कारण जो था वो यूरोपीय कारण थे। तीसरा वाला जो युद्ध हुआ था इसका कारण भी यूरोपीय कारण था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। यूरोप पे जो इन लोग का आपस में लड़ाई हो रही थी वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हो रही थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना है। अब अगला यहाँ पर देखेंगे मैसूर के साथ जो युद्ध हुए थे अंग्रेजों के। तो 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के मैसूर के साथ। पहला युद्ध जो था वो 1767 से लेकर 1769 तक था। 1767 से 1769 तक पहला वाला युद्ध हुआ था, जिसमें जो मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था? तो हैदर अली लड़ा था। मैसूर की तरफ से हैदर अली, उसके बाद अंग्रेज। हैदर अली की अंग्रेजों से लड़ाई थी पहले वाले मैसूर युद्ध में। और पहले वाले में जो संधि हुई थी वो थी मद्रास की संधि। पहले वाले में जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि थी। फिर दूसरा वाला युद्ध लड़ा गया 1780 से 84 तक। 1780 से 84 तक, और इसी में हैदर की मृत्यु हो जाती है। और कमान किसके हाथ में आ जाती है? तो इनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की कमान आ जाती है और ये लड़ने लगता है। 1780 से 1784 के बीच में युद्ध हुआ था। इस टाइम पे गवर्नर कौन था ये पूछा जाता है। द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। आगे बात करेंगे तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 तक। तीसरा वाला 1790 से 92 तक। और इसमें जो है टीपू इसकी जो बहुत अच्छी खासी हार हुई थी टीपू की। आधा क्षेत्र चला गया था इस संधि के कारण। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे वाले में। पहले वाले में मद्रास की, दूसरे वाले में मंगलौर की, और तीसरे वाले में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी MMS।
इस तीसरे युद्ध में आधा क्षेत्र तो गया ही गया टीपू का, इसके अलावा 3 करोड़ रुपए टीपू को देने पड़े युद्ध के रूप में, मतलब क्षति के रूप में। आधा पैसा 3 करोड़ में से आधा तो उसने तुरंत दे दिए, लेकिन आधे के लिए जब तक आधा नहीं दे देता तब तक 2 पुत्र जो उसके थे टीपू के, वो अंग्रेजों के कब्जे में रहते। तो इस तरह का ये था, 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे टीपू को। और ये जो आधा क्षेत्र दिया था टीपू ने, वो ब्रिटिशों ने निज़ाम और मराठा के बीच में आपस में बांट दिया था। निज़ाम और मराठा को आपस में पहले अपने में मिला लिया और कहा कि जो क्षेत्र मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे, तो निज़ाम और मराठों को दे दिया। फिर आता है चौथा जो युद्ध हुआ था मैसूर के साथ, वो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो था वेलेस्ली गवर्नर था। 1799 की बात है, और इसी युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो 4 युद्ध हैं। प्रथम वाला जो है इसमें संधि जो हुई थी मद्रास की संधि, द्वितीय वाले में मंगलौर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर चौथा जो हुआ इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला वाला जो हुआ था वो था 1775 से 1782, 1775 से 1782 तक पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। गवर्नर कौन था? हेस्टिंग। गवर्नर इस टाइम भी वारेन हेस्टिंग है, जो कि पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। अब पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो संधियां हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संधियां जितनी भी हैं सब पूछी जाती हैं। तो इन संधियों में जो सबसे पहली हुई थी वो थी सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, मार्च 1775 में, और ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मराठों की तरफ से कौन था? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई थी 1775 में, और ये मराठों के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी। रघुनाथ राव जो है अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इसने की थी। अगली जो संधि है वो पुरंदर की संधि, ये अगले साल हुई मार्च 1776 में। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। एक पुरंदर की संधि पहले भी हो चुकी है 1665 में। 1665 में शिवाजी ने की थी पुरंदर की संधि, जो कि जयसिंह के साथ की थी। जयसिंह औरंगजेब की तरफ से आया था शिवाजी से संधि करने, तो ये 1665 में संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। और ये दूसरी पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में। अगली जो संधि आती है वो है बड़गांव की संधि। ये 1779 में हुई थी, 1779 में, और ये जो है अंग्रेजों के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने मराठों के जो भी क्षेत्र जीते थे उसको वापस दे दिए, सभी क्षेत्र जो मराठों के लिए थे। तो ये अपमानजनक संधि लगी थी अंग्रेजों को, 1779 में हुई थी। फिर अगली जो संधि है लास्ट वाली, प्रथम मराठा युद्ध के सबसे अंत में कौन सी संधि हुई थी? तो यही है सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लास्ट में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी? तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1782 में। कराई किसने थी? तो महादजी सिंधिया ने कराई थी। महादजी सिंधिया के सहयोग से हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में। तो ये हो गया पहला आंग्ल मराठा युद्ध। अब दूसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 के बीच में हुआ। 1803 से 1806 के बीच में हुआ। इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो वेलेस्ली है। वेलेस्ली इस टाइम पे गवर्नर है। बसीन की संधि हुई थी सबसे पहली जो इसमें संधि हुई, बसीन की संधि 1802 में, जो कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। मराठा और अंग्रेजों के बीच में, मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। और यहाँ पे जो है इसी के दौरान ही इसने जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। वेलेस्ली की सहायक संधि जो भी हमने देखा था, जो मराठों के साथ हुई थी, पेशवा के साथ हुई थी, वो कब हुई थी? तो 1802 में हुई थी। अभी हमने देखा था ऊपर 1802 में पेशवाओं ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था वेलेस्ली की। तो वही है ये बसीन की संधि, इसको सहायक संधि भी कहा जा सकता है। तो इसमें जो है 26 लाख रुपए मराठों ने दिए थे अंग्रेजों को। सहायक संधि के तहत ये होता था कि हम जो है आपके राज्य में रहेंगे और आपके राज्य पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन हमारी सेना का जो खर्चा है, अंग्रेजों की सेना का जो खर्चा है वो राज्य ही देता था जहाँ पे सेना रहती थी। तो 26 लाख रुपए पे इसने जो है बाजीराव द्वितीय ने सेना रख ली थी अपने राज्य में। तो ये है 1802 की बात। और इसी के बाद से युद्ध शुरू हो जाता है इनका, जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगली जो संधि है द्वितीय आंग्ल मराठा के टाइम पे, तो वो है देवगांव की संधि, जो कि 1803 में हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में हुई थी। और ये भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? भोसले के साथ, रघुजी भोसले। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिखा रहता है वो अंग्रेज और भोसले, अंग्रेज और सिंधिया इस तरह से लिखा रहता है। और भोसले कहाँ पे थे, किस राज्य में? तो बरार इनका था, बरार के भोसले होते थे। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। फिर आती है अर्जन गांव की संधि, पहले बसीन फिर देवगांव फिर अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी। अब दोनों 3 में हुई है, इसलिए ये वाली पहले हुई थी, देवगांव वाली पहले हुई थी 17 दिसंबर को। सुरजी अर्जन गांव वाली ये 30 दिसंबर को हुई थी। इसको सुरजी अर्जन गांव भी कहा जाता है। सुरजी अर्जन गांव वाली 1803 में हुई थी। और ये जो है सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी।
सिंधिया की तरफ से दौलत राव सिंधिया ने साइन किया था इस पे। अर्जन गांव की संधि पे सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में अर्जन गांव की संधि हुई। फिर आती है राजपुर घाट की संधि, जो कि 1804 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि कब हुई? 1804 में हुई थी। जो कभी भी कोई भी सहायक संधि स्वीकार नहीं करता था, उसने ये वाली जो है राजपुर घाट की संधि को किया था, संधि को पे हस्ताक्षर किए थे 1804 में। होलकर और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। होलकर और अंग्रेजों के बीच में राजपुर घाट की संधि हुई थी 1804 में। तो ये सभी संधियाँ इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि पहले, फिर देवगांव की, फिर अर्जन गांव की, फिर राजपुर घाट की। तो ये हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। और इसमें जो है जो संधियाँ हुई थी देख लेते हैं। सबसे पहले मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि जो है 1818 में हुई थी जनवरी में, और 1818 में ही एक और संधि हुई थी जो कि जून में हुई थी, पूना की संधि। तो पहले मंदसौर फिर पूना। जो मंदसौर की संधि थी ये होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ये जो होलकर थे ये अंग्रेजों से लगातार लड़ते थे, लास्ट तक लड़ते थे, ये हार नहीं मानते थे, बाकी चाहे कोई भी हार जाए। तो मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में। फिर पूना की संधि जो है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। फिर इसके बाद से ही जो राजा होते थे, छत्रपति होते थे, उनको बस नाम मात्र का रख दिया गया था, और 17 में ही वो सिर्फ सीमित रह गए थे। तो पूना की संधि जो है अंतिम संधि थी जो कि अंग्रेजों ने मराठों के साथ की थी। आगे बात करते हैं इसी युद्ध के दौरान जो तीसरा वाला लास्ट वाला मराठा युद्ध था, इसी में लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी वो लोग होते थे कि मराठा जहाँ भी जाते थे लड़ने, उनके साथ ये पिंडारी हो लेते थे और लूट वगैरह का माल जो है ये रखते थे। पिंडारी जो है मराठों की हेल्प करते थे हमेशा, हर जगह जहाँ पे भी वो लड़ाई लड़ते थे। तो इसी युद्ध के बाद में हेस्टिंग्स ने जो है पिंडारियों का दमन किया था। आगे बात करेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध। ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में चला था, हेस्टिंग के टाइम पे ही 1814 से 1816। और इसमें जो है लास्ट में संधि हुई थी सुगौली की संधि, जो बहुत पूछी जाती है। सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी 1816 में, हेस्टिंग ने की थी। आगे बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध। 2 हुए थे आंग्ल सिख युद्ध। इसमें जो पहला वाला इसमें जो संधि थी वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अमृतसर की संधि, ये युद्ध शुरू होने के पहले ही हो गई थी, 1809 में हो गई थी। पहला युद्ध यहाँ से शुरू होगा। पहले इसकी एक संधि हुई थी 1809 में, जो कि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ यानी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। इसमें कहा गया था कि जो रणजीत सिंह है ये अपना राज्य सतलज नदी के पूरब में नहीं लाएंगे। सतलज नदी एक सीमा बन गई थी अंग्रेजी राज्य और रणजीत सिंह के राज्य में, मतलब सिख राज्य में एक सीमा का निर्धारण करती थी अमृतसर की संधि, जो कि 1809 में आई थी। फिर इसके बाद एक और संधि हुई थी त्रिपक्षीय संधि, जो कि 1833 में हुई थी। 1833 में एक संधि हुई। तो इसमें जो है शाह शुजा और रणजीत सिंह एक साइड थे, शाह शुजा और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि थी। इसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर खड़क सिंह आते हैं, नौनिहाल सिंह आते हैं, शेर सिंह आते हैं, ये लोग आते हैं। तो इन्होंने जो है अपना युद्ध जारी रखा था। अब जब तक रणजीत सिंह की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है कोई भी आंग्ल सिख युद्ध शुरू नहीं होता है। अब पहला जब आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ है तब तक रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। ये पहला सिख युद्ध जब शुरू हुआ तो 1845 से लेकर 1846 में शुरू हुआ पहला आंग्ल सिख युद्ध। अब इस सिख युद्ध के तहत एक छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं वो भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो मुदकी का युद्ध कई बार आपको ऑप्शन में मिलेगा अरेंज करने वाले सेक्शन में। तो मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में, 1845 में। और पूछा जाता है किसके बीच हुआ था मुदकी का युद्ध, तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में, अंग्रेज और सिखों के बीच में 1845 में मुदकी का युद्ध। इसमें सिखों की तरफ से कौन लड़ा था, तो लाल सिंह लड़े थे। लाल सिंह सिखों की तरफ से लड़े थे। अंग्रेजों का सेनापति था ह्यूगफ था, जो कि यहाँ पे मुदकी का युद्ध लड़ा गया। अब इसके बाद एक संधि हुई थी लाहौर की संधि, अंग्रेजों ने की थी सिखों के साथ 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई, जिसमें दिलीप सिंह को राजा बनाया गया। जो शासक बने सिखों के वो थे दिलीप सिंह। इसके अलावा जिंद कौर एक थी, जिंद कौर संरक्षिका बनी थी। और लाल सिंह जो लड़ाई लड़ रहे थे मुदकी की, वो कौन बने, तो वो वजीर बने। लाल सिंह वजीर बने, जिंद कौर संरक्षिका बनी और दिलीप सिंह राजा बने। तो जिंद कौर और लाल सिंह ये ज़्यादा खुश नहीं थे, बाद में फिर से विद्रोह करेंगे जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होगा। अब इसके बाद लाहौर की संधि जो हुई 46 में हुई थी, 9 मार्च 1846 में। फिर आती है भैरवमाल की संधि। भैरवमाल की संधि हुई थी 16 दिसंबर 1846 में।
16 दिसंबर 1846 में जो है भैरोवाल की संधि हुई थी सिखों और अंग्रेजों के बीच में। तो इसी से अंत हो जाता है पहले आंग्ल सिख युद्ध का भैरोवाल की संधि से। पहले लाहौर की संधि हुई थी, उसके बाद जो है ये हुई थी 1846 में हुई थी, 1846 में हुई थी भैरोवाल की संधि। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मुदकी का युद्ध हो गया, लाहौर की संधि हो गई और भैरोवाल की संधि हो गई। पहले लाहौर की, उसके बाद भैरोवाल की, लेकिन दोनों 1846 ही हैं। आगे यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आता है 1848 से 1849 तक। 1848 से 1849 तक। पहले वाला कब तक हुआ था? तो 45 से 46 तक। ये वाला जो है 48 से 49 तक, दोनों एक साल चले थे। इसमें जो है मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह ने, ये जो सिख लोग थे, नेता थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही 2-3 युद्ध हुए थे जो पूछे जाते हैं। तो पहला है चिलियांवाला का युद्ध। बहुत बार आपको पीसीएस के एग्जाम में मिलेगा चिलियांवाला का युद्ध, और हमेशा रिपीट भी करता है ये। चिलियांवाला का युद्ध जो है 13 फरवरी 1849 में हुआ था। 13 फरवरी 1849 में चिलियांवाला का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिखों के बीच में। और इसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था लॉर्ड गफ था, और यहाँ पे जो पंजाबियों की तरफ से थे वो थे शेर सिंह। पंजाबियों की तरफ से, सिखों की तरफ से थे शेर सिंह। तो चिलियांवाला का युद्ध शेर सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। फिर इसी के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गुजरात युद्ध भी हुआ था, ये 1849 में। गुजरात युद्ध जो है ये 1849 में हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच में। फिर लास्ट में जो है पंजाब का विलय हो जाता है कब? 1849 में ही। 30 मार्च 1849 को डलहौजी जो आता है, डलहौजी जब पंजाब का विलय कर लेता है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यहीं पे खत्म हो जाता है, पंजाब का विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में। आगे बात करते हैं, ये चिलियांवाला का युद्ध याद रखना है। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? तो ये 13 फरवरी 1849 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो है अलाउद्दीन के विजय अभियान। काफ़ी पूछे जाते हैं अलाउद्दीन के विजय अभियान कौन कौन से थे। तो इनका क्रम पहले उत्तर भारत का देख लेते हैं, उसके बाद फिर दक्षिण भारत का देखेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे विजय अभियान है वो है गुजरात विजय। गुजरात विजय अलाउद्दीन ने कब की थी? तो 1297 से 1298 के बीच में। 1297 से 98 के बीच में गुजरात विजय की पहली विजय जो थी। और यहाँ गुजरात का राजा कौन था? राजा रायकर्ण। ये राजाओं के नाम पूछे जा चुके हैं, इनका क्रम भी पहले पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत के जो राज्य थे जो जीता था इसने, ये बहुत अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया है एंशिएंट हिस्ट्री वाले में, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री वाले में, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है युद्ध। और इसी गुजरात विजय के दौरान ही जो 1000 दिनारी, जिसको मलिक काफूर कहा जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, तो 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए 1000 दिनारी कहते हैं। तो गुजरात विजय के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को मिला था ये 1000 दिनारी या मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण विजय में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत हेल्प की थी। तो इस टाइम पे राजा कौन था यहाँ का? राजा रायकर्ण। फिर आता है रणथंभौर विजय जो कि 1301 में हुई थी। रणथंभौर की अलाउद्दीन की विजय कब हुई थी? 1301 में। इस टाइम पे रणथंभौर का राजा कौन था? राजा हम्मीरदेव। राजा हम्मीरदेव, बाद में इसकी जो पत्नी थी रंग देवी, उसने जौहर कर लिया था। तो ये कब युद्ध हुआ था? कब ये जीता था रणथंभौर को? 1301 में। फिर चित्तौड़ का अभियान आया था 1303 में। चित्तौड़ का अभियान किया था राणा रतन सिंह यहाँ के राजा थे। जो पद्मावती मूवी है उसमें ही राजा रतन सिंह है, और इनकी वाइफ जो थी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने बाद में इस पर लिखा है, जो पद्मावत की रचना की थी 1540 में। पद्मावत की रचना कब की गई है? 1540 में, जिस पर आधारित है वो पिक्चर। तो ये चित्तौड़ अभियान हुआ कब था? 1303 में। 1303 में। उसके बाद आता है मालवा का अभियान 1305 में। मालवा का अभियान, यहाँ के राजा इस टाइम पे 1305 में कौन थे? राजा महलक देव। मालवा अभियान के टाइम पे राजा महलक देव यहाँ के राजा थे। फिर आता है सिवान का अभियान, बाड़मेर या सिवान का अभियान, ये 1308 में हुआ था। इस टाइम पे यहाँ के राजा थे राजा शीतल देव। सिवान के जो राजा थे वो थे राजा शीतल देव। फिर जालौर अभियान हुआ था लास्ट वाला 1311 में। इस टाइम पे यहाँ के राजा थे राजा कन्हड़ देव। राजा कन्हड़ देव जालौर के यहाँ पे राजा थे। 1311 में अभियान हुआ था। फिर से एक बार क्रम देख लीजिए। पहले गुजरात विजय जो है 97-98, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा जो है 1305, सिवान 1308, जालौर 1311। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो है वो है दक्षिण के अभियान। सभी अभियान देखेंगे यहाँ पर। सभी अभियानों में जो सबसे पहला आता है दक्षिण में वो है देवगिरी का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान देवगिरी का था 1307 से 1308। 1307 से 1308। इस टाइम पे राजा कौन है यहाँ पे? राजा रामचंद्र। जब बाद में रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है तो शंकर देव, इनका बेटा जो था, वो भी लड़ने लगता है। मलिक काफूर ने जो है दक्षिण भारत में सब जगह लड़ाई की थी और हर जगह जीता था। तो दक्षिण भारत का अभियान पहला देवगिरी, राजा रामचंद्र, 1707-8 में हुआ था। अगला जो है वारंगल का अभियान या फिर तेलंगाना का अभियान, ये 1309 से 1310 के बीच में हुआ था तेलंगाना का अभियान।
यहाँ के राजा कौन थे? प्रतापरुद्र द्वितीय। प्रतापरुद्र द्वितीय जो है वारंगल के राजा थे। फिर 1311 में होता है द्वार समुद्र का अभियान। यहाँ पे राजा कौन है? बल्लाल देव तृतीय। मदुरई होता है चौथा वाला 1311 में। द्वार समुद्र और मदुरई एक ही साल में 1311 में। यहाँ के मदुरई के जो शासक हैं राजा वीर पांडे और राजा सुंदर पांडे। वीर पांडे और सुंदर पांडे मदुरई के शासक थे उस टाइम पे, 1311 में हुआ था। आगे बाबर की लड़ाई देख लेंगे। बाबर के युद्ध भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बाबर का जो 4 युद्ध हुए थे केवल, और हमेशा सबको याद ही रहते हैं ये। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें, जिसे भारत में बाबर ने प्रवेश लिया। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें राणा सांगा को हराया था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसमें मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध हुआ था जो जल स्थल दोनों पर लड़ा गया था, 1529 में हुआ था, जिसमें अफगानों को बाबर ने हराया था और सब में जीता था। लास्ट में 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की, 1530 में मृत्यु हो जाती है। अगला जो है यहाँ पे ये हुमायूं के भी युद्ध काफ़ी पूछे जाते हैं। हुमायूं के जो छोटे वाले युद्ध पहले यहाँ पे चौसा और कन्नौज के अलावा बाकी युद्ध जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंजर का आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में। पहले जो है काफ़ी जीतता आया था ये, फिर एकदम से हार गया था, फिर यहाँ से बाहर जाना पड़ा था उसको। तो कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में, जिसमें जो प्रतापरुद्र देव था उसके खिलाफ किया था, लेकिन असफल रहा था। ज़्यादातर चीज़ों में जो है ये असफल रहा था, लेकिन कुछ जो है याद भी रखने वाले हैं जिसमें जीता भी था। कलिंजर पर आक्रमण किया 1531 में, प्रतापरुद्र द्वितीय के खिलाफ किया था, लेकिन असफल रहा था। फिर दोहरिया का युद्ध, ये बहुत बार ऑप्शन में रहता है, दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं ने लड़ा था अफगानों के खिलाफ, जिसमें महमूद लोदी को हराया था हुमायूं ने। दोहरिया के युद्ध में जीता था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था, हुमायूं ने अफगानों को हराया था। अफगानों की तरफ से कौन था? महमूद लोदी। फिर चुनार का घेरा डाला था हुमायूं ने 1532 में। पहले दोहरिया का युद्ध, उसके बाद चुनार का घेरा। चुनार का घेरा 1532 में, जिसमें शेर खां ने अधीनता स्वीकार कर ली थी हुमायूं की। शेर खां वही है जो बाद में शेरशाह सूरी बनेगा, अभी हुमायूं को भी हराएगा। तो ये जो है चुनार का युद्ध, चुनार का घेरा कब डाला? 1532 में। शेर खां ने अधीनता स्वीकार की। उसके बाद जो बहादुर शाह था गुजरात का शासक, ये बहादुर शाह है गुजरात का शासक, उसको हराया था हुमायूं ने 1535-36 के बीच में। बहादुर शाह को हराया था 35-36 के बीच में। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां जिसको हराया था इसने चुनार के घेरे के दौरान, जो है अधीनता स्वीकार की थी शेर खां ने, लेकिन चौसा के युद्ध में शेर खां ने हरा दिया था हुमायूं को। उसके बाद फिर एक कन्नौज का युद्ध होता है, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 में होता है। 1539-1540 बहुत ख़राब थे हुमायूं के लिए, तो दोनों में हार जाता है ये। और अंतिम रूप से शेर खां जो है इसने पूरी तरह से भगा दिया हुमायूं को, अंतिम रूप से हरा दिया 1540 में बिलग्राम के युद्ध में। उसके बाद खुद जो है सूरी वंश की स्थापना कर ली शेर खां ने, शेरशाह सूरी के नाम से। फिर काफ़ी टाइम तक 15 साल तक जो है ये बाहर रहा था हुमायूं, मतलब भागता रहा था, अलग अलग जगह पर रहा था। बाद में वापस आया जब शेर खां की मृत्यु हो गई। उसके जो बाद में जो लोग आए, जो शासक बने, वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे। हुमायूं वापस से आया था कब? तो 1555 में मच्छीवाड़े का युद्ध लड़ा। जब ये शेर खां जो है ये इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ा था। हुमायूं ने इसमें किसको हराया था? तो नसीब खां और तातर खां को। नसीब खां और तातर खां को हुमायूं ने हराया था, जो कि अफगानों के सेनापति हुआ करते थे। अफगानों के सेनापति हुआ करते थे नसीब खां और तातर खां, तो इनको हराया। उसके बाद एक सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 में, जिसमें हुमायूं को वापस से सिंहासन प्राप्त हो गया। अभी तक जो छिन गया था बिलग्राम के युद्ध के बाद, अब जाके 15 साल के बाद इसको प्राप्त हुआ सरहिंद के युद्ध में। तो ये इनका जो युद्ध है ये इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर वगैरह पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर औरंगजेब ने जो अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी थी। जिस टाइम पे शाहजहां बीमार थे उसी टाइम पे लड़ाई आपस में शुरू हो गई थी। 4 भाई थे इस औरंगजेब था दारा शिकोह, मुराद और शाह शुजा। 4 भाई थे, सबसे बड़ा था दारा शिकोह। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह जो है वो राजा बने। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था दारा शिकोह, लेकिन कोई और नहीं चाहता था। औरंगजेब उसमें सबसे ज़्यादा था, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने। तो इसीलिए ये युद्ध हुए थे आपस में, इनके चारों भाइयों के, सब आपस में लड़े थे इसमें। तो पहले तो है जो शाहजहां था उसने दारा शिकोह को राजा घोषित कर दिया था। तो जो शाही सेना अगर यहाँ पर कहा जाएगा कहीं पे भी, तो वो दारा शिकोह की सेना होगी जो लड़ रही है इस युद्ध में, जितने भी छोटे छोटे युद्ध हैं। तो पहली जो है यहाँ पर पहला जो युद्ध हुआ था वो था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था फरवरी 1658 में। 1658 में युद्ध हुआ था ये, फरवरी 1658 में। और इस टाइम पे जब शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है। तो पूछा जाता है कि शाहजहां के मृत्यु के बाद सबसे पहले कौन हारा था, किसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी? तो ये शाह शुजा जो था, शाह शुजा ने सबसे पहले यहाँ पर, शाह शुजा को किसने हराया था? शाही सेना ने। शाही सेना में कौन आएगा? तो दारा शिकोह अभी शाही सेना में है।
तो दारा शिकोह ही अभी राजा है। तो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान ने हराया था शाह शुजा को, यही वाले शाह शुजा को, जो एक सबसे छोटा वाला भाई था शाह शुजा, इसने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो इसने खुद को राजा भी घोषित कर लिया था बंगाल में। उसके बाद वाराणसी के पास आके जो दारा शिकोह का पुत्र था उसने शाह शुजा को हराया था। किस युद्ध में? बहादुरपुर के युद्ध में, जो कि फरवरी 1658 में हुआ था। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्रम ही पूछा जाता है, तो ईयर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो फरवरी 1658 में, लगभग युद्ध 58-59 में ही हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो मंथ है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। दारा शिकोह की तरफ से कौन लड़ा था? तो जसवंत सिंह और कासिम अली, जो शाही सेना के सेनापति थे जसवंत सिंह और कासिम अली, वो दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे। और औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को मिला लिया था। पहले ये भाइयों को आपस में एक को मिलाता था, एक के साथ लड़ता था, और लास्ट में सबको हरा दिया था इसने। तो औरंगजेब जो है था, औरंगजेब मुराद की लड़ाई किससे हुई? दारा शिकोह से हुई, धर्मत के युद्ध में। फिर आता है यहाँ पर धर्मत के युद्ध के बाद सामूगढ़ का युद्ध, जो कि मई 1658 में हुआ, मई 1658 में हुआ। ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में सीधे सीधे हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, मई 1658 में। फिर आता है खजुआ का युद्ध, जो कि जनवरी, अब दूसरा साल आ गया, जनवरी 1659 में हुआ था, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी जिसने, और सबसे पहले दारा शिकोह के बेटे ने इसको हराया था शाह शुजा को, उसको औरंगजेब ने फिर से एक बार हराया खजुआ के युद्ध में 1659 में। फिर आता है देवराई का युद्ध, जो कि अप्रैल 1659 में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में अंतिम युद्ध। देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ? सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का, फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ का और देवराई का। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो है, एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध काफ़ी पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड नहीं है जो बाकी युद्ध हैं। ये 1795 में हुआ था, मराठा ने निज़ाम को इसमें हराया था। खुर्दा का युद्ध कई बार ऑप्शन में रहता है, तो किसके बीच में हुआ था? मराठा ने इसमें निज़ाम को हराया था, 1795 में युद्ध हुआ था। फिर एक वेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, 1759 में, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। और एक वांडीवास का युद्ध हुआ था। यहाँ पे वेदरा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध कहा जाता है। कई बार चिंसुरा ही ऑप्शन में रहता है, वेदरा रहता ही नहीं है। तो चिंसुरा का युद्ध 1759 में हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। ये तो काफ़ी इजी है दोनों, वेदरा और वांडीवास। लेकिन बाकी जो युद्ध थे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उसमें, तो इसलिए एक बार पेपर के पहले भी रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस या आरओ कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।